उसकी माँ ने ये मंजर देखकर चीख मारी। अचानक उसकी बेटी ने अपना मुंह मोड़ा और उसका धड़ आगे ही था, मगर चेहरा पीछे की तरफ घूम गया। उसका मुंह खून से भरा हुआ था और वो अपने हाथों और पाँव पर रेंगते हुए अपनी अम्मी की तरफ लपकी और उसके पेट में पूरे ज़ोर से छुरी घोंप दी। उसकी अम्मी के मुंह से खून निकलने लगा, जो भाभी प्यासे कौवे की तरह पीने लगी। फिर अम्मी का गोश्त निकाल कर खाने लगी। आंटी तो ना जाने कब का दम तोड़ चुकी थी। भाभी ने अच्छी तरह आंटी पर से हाथ साफ किया और अपनी अम्मी को ठिकाने लगाकर बिस्तर पर जाकर ऐसे आराम से सो गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं। भाभी चिल्लाती रहीं, अपनी ज़िंदगी की भीख मांगती रहीं, मगर उस भयानक औरत ने भाभी की एक ना सुनी और उनके कान में ड्रिल मशीन डालकर चला दी। भाभी के कान से सफ़ेद मादा खून के साथ निकलने लगा, जिसे उस भयानक औरत ने बड़े मज़े लेकर पिया और फिर उसने भाभी के मुंह के अंदर ड्रिल मशीन डालकर चला दी। जब भाभी का पूरा जिस्म खून से अच्छी तरह खाली हो गया तो उस औरत ने भाभी को पीछे कब्रिस्तान में फेंक दिया। भाई ने देखा कि भाभी कितनी देर तक कमरे से गायब रही, तो उन्होंने उसके बारे में पूछा तो भाभी ने कहा, फ़िक्र ना कर, अगली बारी तेरी है। भाई ने कहा, क्या मतलब? भाभी ने कहा, मतलब जानना चाहता है, चल मेरे साथ। भाई भाभी के उस लहजे से बहुत हैरान और परेशान हो गए। भाभी भाई को अस्ट्रोम में ले गई। भाई ने देखा कि भाभी की शक्ल अचानक तब्दील हो गई और एक बहुत खौफनाक औरत का रूप धार गई, जिसका सर कटा हुआ था और सर के अंदर से सारा गोदा निकलकर बाहर लटक रहा था। औरत बहुत खौफनाक थी और खून से उसका सारा सफ़ेद लिबास तर था। उस औरत ने भाई को दीवार के साथ धक्का दिया और कुल्हाड़ी लेकर भाई के जिस्म को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। भाई के जिस्म से सारा खून और गोश्त बाहर निकल आया। भाई की आंखें खुली थी, जो कर्ब, दर्द और खौफ से भरी हुई थी। फिर उस औरत ने भाई के गोश्त और खून को अच्छी तरह खाया और भाई का खाली जिस्म कब्रिस्तान में फेंक दिया। 1 हफ्ते के बाद, ज़रूर कोई ना कोई बात तो है, ये लोग कब्रिस्तान में ही थे। ये मेरा वहम नहीं हो सकता, मैंने अपनी आंखों से देखा था। खैर जो भी हो, पहले काम निपटा लूँ, फिर इसके बारे में सोचती हूँ। भाभी, आंटी चली गई क्या? मैं सुबह जब उनसे नाश्ते का पूछने गई तो वो कमरे में नहीं थी। हाँ चली गई, वो बहुत दूर चली गई। बहुत दूर? क्या मतलब? भाभी मुझे ठीक नहीं लग रहा। आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होना था, फिट फाट तुम्हारे सामने बैठी हूँ। नहीं भाभी, कुछ तो गलत हो रहा है। जब कभी मुझे अम्मी भाई या अबू से बात करती हूँ तो कभी हंस देते हैं, कभी मुझे घूर घूर कर देखने लगते हैं, मेरी बात का जवाब नहीं देते, मरने मारने की बातें करने लगते हैं। और आपकी हालत भी उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं। और कल कब्रिस्तान में क्या? कब्रिस्तान में भाभी चौंक जाती हैं। नहीं, कुछ नहीं भाभी, आप आराम करें, मैं चलती हूँ। कहीं उसे कोई शक तो नहीं हो गया? भाभी खुद से कहती हैं, जिसे मारिया सुन लेती है। भाभी किस शक की बात कर रही हैं? ज़रूर कोई ख़तरा है जो घर के इर्द गिर्द मंडला रहा है। मारिया, बचाओ बचाओ मुझे! भाभी मारिया को चीख कर पुकारती हैं। भाभी कहाँ हैं आप? भाभी कहाँ है? मारिया, भाग जाओ, तुम ये तुम्हें भी मार देंगे। हम नहीं बच पाए, मगर तुम तो बच जाओ। अपने बच्चों को लेकर भाग जाओ यहाँ से। मारिया की आंख खुल गई। भाभी क्या कह रही थी? कहाँ भाग जाऊँ? एक तो मैं भी ना, ये तो सिर्फ ख्वाब था। जब मारिया बेड से उठकर ठंडी हवा लेने के लिए खिड़की खोलती है तो आज फिर उसका ख़ानदान कब्रिस्तान में ही मौजूद था। देखा, ये मेरा वहम नहीं था, ये लोग कल भी यहीं मौजूद थे। और भाभी की वो शक वाली बात, मुझे इस राज का पता लगाना ही होगा। मारिया अपने दिमाग में एक तरकीब बनाती है और कल का इंतज़ार करती है। अगले दिन मारिया घर का काम जल्दी निपटा लेती है। रात को वो खाना खाने से पहले ही कब्रिस्तान में चली जाती है और उस जगह के करीब छुप जाती है जहां उसने अपने घर वालों को देखा था।
और इस तरह खुद को छुपाती है कि कोई उसको देख ना पाए। मारिया अपने घर वालों से कह कर आती है कि मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। मारिया तकरीबन 1 घंटा इंतज़ार करती है। घंटे बाद मारिया ने रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ देखी। अचानक कब्रें फटने लग जाती हैं और एक कब्र से एक बहुत ही खौफनाक औरत निकलती है। उसका सर कटा हुआ था और सारा गोदा बाहर तक लटक रहा था। एक कब्र से सफ़ेद आंखों वाली खौफनाक औरत निकली और उसके मुंह पर जगह जगह खराशें थीं। एक कब्र से सर कटा निकला। एक कब्र से स्याह आंखों वाली खौफनाक औरत निकली। उसकी आंखें बाहर लटक रही थीं। मारिया ने देखा कि उसके अम्मी, अब्बू, भाई और भाभी खुद ब खुद उनके सामने खौफनाक मखलूक की शक्ल में आ जाते हैं। मारिया को ऐसा महसूस हो रहा था कि उसका दिल अभी बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर मारिया ने खुद को संभाला। फिर अब्बू इन अजीब मखलूक से मुखातब होते हैं। जी सरकार, आगे का क्या हुक्म है? एक परेशानी है, उनमें से एक अब्बू को कहता है। खौफनाक मखलूक में से मारिया के गले में एक तावीज़ है जो उसकी हिफाजत करता है, जिसकी वजह से हम उसको देख नहीं सकते। सिर्फ तुम लोग ही उसको देख सकते हो। उस मखलूक की आवाज़ ऐसी थी जैसे बहुत से लोग मिलकर बयान कर रहे हों। मसला ये है कि मारिया और उसके बच्चों के पास एक तावीज़ है जो कि उनके गलों में बंधा हुआ है। मारिया सुनकर अपने गले में बंधा हुआ तावीज़ देखती है जो उसको उसकी सास ने दिया था उसकी हिफाजत के लिए, जिसकी वजह से हम अपनी शैतानी ताकतों की मदद से उन्हें देख सकते ना ही उसको मार सकते हैं। सिर्फ तुम लोग हो जो उसे मार सकते हो, क्योंकि तुम लोगों के पास इंसानी जिस्म है। अगर हम तुम्हारे जिस्म में घुस भी जाएं तो फ़ायदा कोई नहीं, क्योंकि इंसानी जिस्म में घुसकर हमारी तमाम ताकतें नाकारा हो जाती हैं। अब उन खौफनाक मखलूक में से सफ़ेद आंखों वाली खौफनाक औरत मुखातब होती है। तुम लोग उसके और उसके बच्चों के गले से तावीज़ उतारने की कोशिश करो। अगर तुम लोग मारिया और उसके बच्चों को मार देते हो तो हम वो ताकतें हासिल नहीं कर पाएंगे जिसके लिए हम 500 साल से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार, कैसी ताकतें? कौन सी ताकतें? आपने इसके बारे में हमें कुछ बताया नहीं। इस बार भाई उन खौफनाक मखलूक से मुखातब होते हैं। सुनना चाहते हो तो सुनो। इस बार सर कटा बोलता है। हम लोगों का इस कब्रिस्तान पर 500 साल से बसेरा है। इस जगह बहुत से लोग रहने आए और हमने सबको एक एक करके मार दिया। दरअसल हमने पिछले 500 साल से बहुत लोगों को मारा है और ये तुम्हारा ख़ानदान आखिरी है। इस ख़ानदान के सब अफराद को मारने के बाद हम बहुत ताकतवर हो जाएंगे और फिर तमाम आदमखोरों, चुड़ैलों और जिन्नों पर हमारी हुक्मरानी होगी। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि मारिया और उसके बच्चों को हम अपने हाथों से खुद मारें। उसके बग़ैर हम वो ताकतें हासिल नहीं कर पाएंगे। अब तुम लोग पहले किसी बहाने से तावीज़ उतारो। अगर इस तरह काम ना बने तो उसको बेहोश कर दो, फिर आराम से तावीज़ उतार लेना, फिर हम अपना काम करेंगे। लेकिन एक बात का ख़ास ख्याल रखना कि जब मारिया को तुम बेहोश करो तो उसको इस तरह बेहोश करना कि वो ज़िंदा रहे और मरने ना पाए। और एक और बात, आज तो तुम लोगों ने मारिया को बाहर जाने दिया, आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर वो भाग गई तो फिर हम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाएंगे। अब जाओ, जल्दी जाओ और अपना काम शुरू करो। जाओ, जल्दी जाओ। जी सरकार, हम चलते हैं। मारिया ये सब कुछ सुनकर नढाल हो जाती है। ये सब सच नहीं हो सकता। मेरे अब्बू, मेरी अम्मी, भाई और भाभी नहीं मर सकते। ये सब कैसे हो गया? लेकिन फिर मारिया को अपने बच्चों का ख्याल आता है। मुझे अपने बच्चों को बचाना होगा। वो मेरे पास मेरे असद की अमानत हैं। खौफनाक मखलूक के जाने के बाद मारिया अपने घर की तरफ भाग जाती है। अब्बू दरवाज़ा खोलते हैं। मारिया बेटी, आ गई तुम? काफ़ी देर लगा दी, चलो अंदर आ जाओ। मारिया को अपने अब्बू में कोई अजनबी शख्स नज़र आता है। मारिया का बस नहीं चलता कि वो उसका मुंह नोच ले
और उससे पूछे कि कहाँ है उसके सब घर वाले, मगर वो अपने खौफ और गुस्से पर काबू रखती है। बेटी मारिया, तुमने गले में ये तावीज़ क्यों पहना है? इसको मुझे दे दो, मुझे ये सही नहीं लग रहा। नहीं अब्बू, ये मेरी हिफाजत करता है, मैं किसी कीमत पर इसको नहीं उतारूंगी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्ज़ी, अंदर आ जाओ। सामने अम्मी खड़ी होती हैं। अरे मारिया बेटी आ गई, ज़रा मारिया अपने बालों को देखो किस कदर रूखे हुए हैं, आओ तेल लगा दूं। और ये जो गले में तुमने तावीज़ पहना है मुझे दे दो, नहीं तो तेल की वजह से ख़राब हो जाएगा। मारिया अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाई और चिल्ला कर बोली, तुम मकार लोग अपनी बकवास बंद रखो। कहाँ हैं मेरे अब्बू, अम्मी, भाई और भाभी? कहाँ मार के फेंका तुमने उनको? क्या हो गया है मारिया तुमको? हम ही तुम्हारे माँ बाप हैं, भाई और भाभी भी। ये शोर सुनकर बाहर आ जाते हैं। तुम लोग मेरा ये तावीज़ उतार कर मुझे मारना चाहते हो ना, जैसे मेरे अब्बू अम्मी को तुमने मारा। मगर मेरी बात सुन लो, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मेरा अल्लाह हिफाजत करेगा। अब जब तुझे सब पता चल ही गया है तो दूसरा तरीका ही इख्तियार करना पड़ेगा। उसको पकड़ लो, अम्मी चिल्लाती हैं। मारिया वहाँ से भाग जाती है और किचन में छुप जाती है। सब मारिया के पीछे भागते हैं सवाए भाभी के। मारिया किचन की खिड़की से निकलकर घर की राहदारी में आ जाती है, फिर सोफ़े के पीछे छुप जाती है। सामने मारिया को सीढ़ियाँ नज़र आ रही होती हैं और ऊपर उसका कमरा जहाँ उसके बच्चे सो रहे थे, मगर सामने भाभी खड़ी थी। सब मारिया को पागलों की तरह ढूंढ रहे थे। मारिया इस बात का शुक्र अदा करती है कि उसने लॉक लगा दिया था, जिसकी वजह से उसने कमरे के बाहर से उसके बच्चे अंदर महफूज थे। अब मारिया ने अपने दिमाग में एक तरकीब सोची और भाभी के पास चली गई। वो भाभी से कहती है, ठीक है मैं तावीज़ उतार देती हूँ, लेकिन एक बात का ख्याल रखना। क्या बात? भाभी पूछती हैं। मारिया पास पड़ा गुलदान पकड़कर भाभी के सर पर ज़ोर से मारती है और भाभी को दूसरी तरफ धक्का देकर ऊपर की तरफ भागती है। भाभी कराहती हैं और एक हाथ से मारिया का पाँव पकड़ लेती हैं। मारिया ज़ोर से भाभी को झटका देकर अपना पाँव छुड़ाती हैं और गिरती पड़ती दरवाजे की जानब भागती हैं। भाभी चिल्लाती हैं, पकड़ो इसे, ये भाग रही है। अम्मी, भाई और अब्बू मारिया की तरफ भागते हैं। मारिया जल्दी से लॉक खोलती है और अंदर जाकर जल्दी से कुंडी लगा लेती है और फिर अलमारी को धक्का देकर दरवाजे के सामने खड़ा कर देती है ताकि दरवाज़ा बाहर से खोला ना जा सके। अब्बू, भाई, अम्मी मुसलसल दरवाज़ा खटखटा रहे थे। भाई कुल्हाड़ी लेकर आए दरवाज़ा तोड़ने के लिए। मारिया अपने बेड के नीचे से जल्दी से रस्सी निकालती है और खिड़की खोलकर रस्सी को बेड से अच्छी तरह बांधती है और रस्सी बाहर की जानब लटका देती है। फिर मारिया बाहर निकलती है, छोटे बेटे को और उस बेबी कैरियर में डालती है और बेटी को हाथ में पकड़कर खिड़की से बाहर निकलती है और रस्सी को पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता नीचे उतरती है। क्योंकि ऊंचाई इतनी नहीं थी इसलिए उसको इतना डर नहीं लगा। वो जल्दी से नीचे उतरकर भागने लगी। वो जितने घरों के आगे से भागी वहाँ से उसको बहुत खौफनाक आवाज़ें, चीखों की आवाज़ें आ रही थीं। भाई और अब्बू यही समझ रहे थे कि मारिया कमरे में है, मगर मारिया तो कब की भाग चुकी थी। लिहाजा जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो मारिया कमरे में नहीं थी। उनके सब के मुंह से एक दर्दनाक चीख निकली, क्योंकि अब उन्हें अपने अंजाम की फ़िक्र थी। उन्होंने खिड़की से बंधी हुई रस्सी देखी। वो भागकर खिड़की के पास नीचे देखने के लिए गए, मगर वहाँ तो कोई नहीं था। वो सब अब बाहर की जानब भागे, मगर अफसोस मारिया तो कितनी दूर भाग गई थी। अब वो नीचे बैठ गए और बुरी तरह की बेहानक चीखें निकालने लगे। दूसरी जानब तावीज़ की वजह से खौफनाक मखलूक भी मारिया के फ़रार से बेखबर थी। लिहाजा जब उन्हें उसका इल्म हुआ वो गुस्से से तिलमिलाने लगे। वो फौरी तौर पर मारिया के ख़ानदान के पास गए और उन्हें जलाकर भस्म कर दिया। अब उन्हें अपना खूनी खेल दोबारा शुरू करना था, जो कि 500 साल तक जारी रहना था। मारिया और उसके बच्चे शायद वो पहले खुश नसीब लोग थे
जो उस खूनी खेल से बच पाए थे। मारिया अंधाधुंध भाग रही थी। उसकी टक्कर एक कार से हुई। मारिया नीचे गिर गई। टक्कर इतनी शदीद नहीं थी, इसलिए उसको हल्की सी चोटें आईं। उसकी टक्कर जिस गाड़ी से हुई वो उसके शोहर की गाड़ी थी, जो मारिया को मनाने आ रहा था। असद आप? मारिया की खुशी का कोई ठिकाना ना था। असद, आपने वो तावीज़ पहना है ना, जो अम्मी ने आपको दिया था? हाँ पहना है। फिर चलें, जल्दी चलें। अचानक उनको चीख की आवाज़ आई तो उन्होंने देखा कि अशरफ भाई, असद का ड्राइवर, हवा में मुहल्लक था। अचानक एक छुरी उड़ती हुई आई और अशरफ भाई के सर में प्यूसत हो गई। अशरफ मौका पर ही दम तोड़ गया। चलें असद, जल्दी यहाँ से, जल्दी चलें। असद अशरफ को गाड़ी के डिग्गी में डालता है और जल्दी जल्दी गाड़ी को चलाता है। कुछ मिनटों में वो घर के आगे मौजूद थे। मारिया ने सुख का सांस लिया। अगले दिन मारिया असद को अलफ से लेकर ये तक सारी कहानी सुनाती है। मारिया की असद और अपनी सास के साथ सुलह हो जाती है। असद उस कॉलोनी के बारे में पता करवाता है जहां मारिया और उसके घर वाले रहते थे, तो उसको पता चला कि वो जगह आसेबी है, जहां से आज तक कोई वापस नहीं आया। अशरफ भाई का घर वाला कोई नहीं था, लिहाजा असद ने उसकी तदफीन करवा दी। 1 साल बाद मारिया दुआ मांग रही थी। अम्मी, मैं जानती हूँ कि आप काला जादू करती थी। आप पहले तो किसी पीर बाबा से जादू करवाती थी, मगर फिर आप खुद काला इल्म करने लगी। आपने हद में ना जाने कितने घर ख़राब किए, यहाँ तक कि अपनी बेटी को भी ना बख्शा। और किस्मत देखें कि आपको किस मोड़ पर ले आई। आपको कैसी भयानक मौत नसीब हुई। सच है कि जो बुरा करेगा वो बुरा अंजाम पाएगा, और जो अच्छाई करेगा वो अच्छा अंजाम पाएगा। अल कुरान। क्या कब्रिस्तान का अख्तिताम सही हुआ? अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ मेरे दोस्तों, अल्लाह हाफ़िज़।